तो स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 की, जिसको हमने डिवाइड करना है। तो जैसे हमने डिवाइड कर लिया, तो डिवीजन के लिए आपका जो हमने थ्री इक्वेशन नंबर 3 को आपका ऊपर लिया है यहाँ पर, और जब इसको हम डिवाइड करेंगे दूसरे से तो आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। तो इसीलिए इसको हमने इस तरह से लिखा है, राइट। तो इसके बाद ये K1 तो K1 से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारे पास बचता है योर K1 प्लस K2 प्लस K3 एंड Q अपॉन K1 प्लस K2। ये हमारे पास आपका न्यूमिनेटर है और ये आपका डिनोमिनेटर है। तो न्यूमिनेटर में आप देख रहे हो कि यहाँ पर K1 प्लस K2 है, नीचे भी K1 प्लस K2 है। इट मीन्स कि अगर हम न्यूमिनेटर को हाफ हाफ कर दें यहाँ से, तो ये डिनोमिनेटर हम दोनों के साथ अलग अलग करके लिख सकते हैं। K1 और K2 जो न्यूमिनेटर है उसके नीचे ये वाला डिनोमिनेटर लगाएंगे, और फिर जो दूसरा जो बचता है न्यूमिनेटर, इसके साथ भी इस डिनोमिनेटर को लगाएंगे। तो इसीलिए हमने इसको ये अलग करके यहाँ पे नीचे लिखा है। तो यहाँ पर देखो, इस K1 और K2 को, इसको हमने डिनोमिनेटर से डिवाइड किया तो ये सेम रह गया, और आगे जो बच गया है K3Q, ये हमने नेक्स्ट पोर्शन में प्लस साइन के साथ इसको लगा लिया है। अगेन आई एम रिपीटिंग कि हमने ये जो पूरा न्यूमिनेटर था इसको बीच से हाफ किया, और डिनोमिनेटर को, जो ये डिनोमिनेटर जो था, इसको दोनों को अलग अलग करके लिख लिया विथ प्लस साइन। तो ये हो गया आपका फर्स्ट हाफ और ये हो गया इसका सेकेंड हाफ। तो ये यहाँ तक ये जो हमारे पास जो आ गया, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो इट मीन्स ये 1 हो गया, और दूसरा आपका ये टर्म यहाँ पे एज सच आपकी नीचे आ गई। तो अब यहाँ पर हमारे पास हम इस इक्वेशन में हम जो आपका टर्म है 1/K1 प्लस K2, इसको हम टाव लेंगे, ठीक है। इसको हम टाव लेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन यहाँ पर इसमें हम पुट कर देंगे। तो आई थिंक ये आपको नहीं दिख रही होगी, इसको मैं दोबारा से लिखती हूँ। आपको यही सब्स्टिट्यूट करना है इधर, कि ये आपकी क्वेश्चन थी आपका 1 + K3 आपका Q था यहाँ पे, और अपॉन, इसका अपॉन आपका K1 + K2 था, ठीक है, K2 था ये। तो यहाँ पर मैंने कहा कि 1/K1 K2 को हमने टाव लेना है, तो ये इक्वेशन बन गई 1 + K3Q एंड देन टाव, ठीक है। ये इक्वेशन बन गई आपकी। तो ये इक्वेशन को हम बोलते हैं स्टैन वॉर्मर इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज नोन एज द स्टैन वॉर्मर इक्वेशन, ठीक है। जो हमारे डिवीज़न करके जो हमने टाउ सब्स्टिट्यूट किया ये। अब इसके बाद हम ग्राफ प्लॉट करेंगे किसके बीच में, ये जो हमने स्टैन वॉल्मर इक्वेशन निकाली जिसमें कि हमने रेशो निकाला, ठीक है। रेशो निकाला आपका फाई नॉट अपॉन फाई एफ विद रिस्पेक्ट टू द कंसंट्रेशन ऑफ द क्विंचर। क्योंकि जो हमारे पास जो ये हम इल्ड की बात कर रहे हैं, ये इल्ड डिपेंड करेगी कि हमने जो जब भी हम, आपको पता है कि जब रिएक्शन के अमाउंट की बात करते हैं, हमने आपका ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी जब आपने फर्स्ट सेम में पढ़ी थी, तो उस थ्योरी में मैंने आपको बताया था कि आपकी जो प्रोडक्ट जो उसकी जो कंसंट्रेशन है, जो हमारी इल्ड है, वो किस पर डिपेंड करती है। वो डिपेंड करती है कि आपका जो कंसंट्रेशन ऑफ द जो रिएक्टेंट होएगी, ठीक है। और उसके बाद भी रिएक्टेंट पे भी नहीं डिपेंड करती, वो डिपेंड करेगी कितना वो आगे एक्टिवेट हुआ है, क्योंकि जितना एक्टिवेट हुआ होगा उतना ही ज़्यादा वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ होगा। पर इनिशियली तो हम वही बात करेंगे उसके कंसंट्रेशन ऑफ द क्विंचर की, मतलब कि रिएक्टेंट की बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, इट वॉज ऑब्जर्व दैट व्हेन वी प्लॉट द ग्राफ बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ द क्विंचर, ठीक है, एंड योर फाई नॉट अपॉन फाई एफ, ठीक है, ये आपकी यील्ड थी और ये क्विंचर की कंसंट्रेशन है, क्योंकि जो क्विंचर है वही आपकी इंटेंसिटी को जो है वो डिक्रीज़ कर रहा है। तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसने कितना डिक्रीज़ किया, तो उस जो प्रोसेसेस हैं उसमें यील्ड उसके अकॉर्डिंग ही आएगी,
ठीक है। हमारे पास फोटोसेंसिटाइज़र की कंसंट्रेशन जो आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उसकी कितनी है। मैंने कहा कि आपके प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, पर मैंने कहा कि सेकेंडली ये रिएक्टेंट पे से ज़्यादा उस पर डिपेंड करती है, तो जो कि हम उसके में एक्टिवेटर ऐड कर रहे हैं, जो उस रिएक्शन को प्रोसीड करता है, इनिशिएट करता है। ठीक है, जिस भी हम प्रोसेस की बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर हम क्विंचिंग की बात कर रहे हैं, कहीं पे हम किसी भी चीज़ में अलग अलग तरह से, जैसे हम फ्री रेडिकल की बात करते थे, कैटायन की बात करते थे, एनायन की बात करते थे, तो यहाँ पर क्योंकि क्विंचिंग की बात हो रही है तो क्विंचर की जो कंसंट्रेशन है वो आपकी कितनी डिक्रीज़ कर रही है फ्लोरोसेंस की इंटेंसिटी को। तो इसके बीच में जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, देन वी फाउंड स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जिस ग्राफ को देख के आप देख रहे हो कि वी फाउंड स्ट्रेट लाइन, और slope of this curve will give the it will help to give your determination of the lifetime of your excited state। ठीक है, तो यहाँ पर इस जो आपकी स्लोप ऑफ लाइन y इज इक्वल टू, मैथमेटिकली आपकी क्वेश्चन आपको पता है एम एक्स प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पर m इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा गया है m इज क्या है, m इज इक्वल टू k3 टाउ। टाउ की वैल्यू हमने पीछे देखी, विच इज़ 1/1 प्लस k2 है, विच इज़ टर्न वॉल्मर कांस्टेंट। ठीक है, ये आपके रेशियो ऑफ द रेट कांस्टेंट थे, तो इनकी ओवरऑल सभी जो रेट कांस्टेंट की एक पूरे कांस्टेंट को हमने स्टर्न वॉल्मर कांस्टेंट का नाम दिया गया है। ठीक है, तो देयरफॉर द स्लोप ऑफ द लाइन will give the determination of the lifetime of the excited state. So that's all about your Stern-Volmer mechanism, or the derivation of your Stern-Volmer equation. Thank you.